आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ के उन पापा मम्मी की जिनके बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। लगातार निजी स्कूलों पर मनमानी फीस लेने का आरोप लगाने वाले माता पिता की लंबे समय से चली आ रही मांग को भूपेश सरकार ने मान लिया और इससे जुड़ा एक विधेयक भी मानसून सत्र के आखिरी दिन पास करा लिया गया है। अशासकीय विद्यालय फीस विनिमयन विधेयक 2020 के तहत अब अभिभावकों की समिति ही स्कूलों की फीस तय करेगी, तो साथ ही तय नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के अभिभावकों की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी होने जा रही है। निजी स्कूलों पर लगातार मनमानी फीस वसूलने का आरोप लगाने वाले अभिभावकों की मांग को पूरा करते हुए सरकार ने छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियम विधेयक 2020 को पास करा लिया। इसी के साथ स्कूलों में फीस तय करने के लिए अभिभावकों की समिति बनाई जाएगी और यही समिति निजी स्कूलों में फीस तय करेगी। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि पेरेंट्स की लंबे समय से चली आ रही मांग सरकार ने पूरी कर दी। राज्य में न सिर्फ अभिभावक संतुष्ट होंगे, इससे निजी स्कूल भी संतुष्ट होंगे। उन्हें भी ऐसा लगेगा कि उनके द्वारा जो फीस निर्धारित की गई है उसमें सबकी सहमति है और उसके कारण स्कूल का संचालन भी सुचारू रूप से हो सकेगा। यह विधेयक सभी के लिए समग्र रूप से स्वागत योग्य है। विधेयक तो पास हो गया, मगर विपक्ष ने विधेयक के बहाने सरकार को निशाने पर ले लिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि यह सरकार की निजी स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने की साजिश है, तो साथ ही विपक्ष ने चिंता भी जताई है कहीं फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के बाद स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं में कटौती न करने लगे। सरकार की रुचि केवल समितियां बनाने और आदेश जारी करने में ही है। इससे पहले भी स्कूलों को लेकर के आदेश जारी हुए, उसकी पालना नहीं हुई, सरकार ने उसे मॉनिटर तक नहीं किया। सरकार की एक तरफ जिम्मेदारी है कि पालकों की शिकायतों को दूर करे, दूसरी तरफ शिक्षा की गुणवत्ता कम न हो, इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। सरकार ने जो विधेयक पास कराया है उसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर पहली बार में 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, तो दूसरी बार नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 1 लाख का जुर्माना और तीसरी बार में ली गई फीस का कुल 4 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। विधेयक पास हो गया है, अभिभावकों की मांग भी पूरी हो गई। अब बस देखना यह है कि जनता को इससे कितनी और कब तक राहत मिलती है। देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। और 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ श्री चंद सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भाजपा नेता, जिला अध्यक्ष बीजेपी के। इसके साथ साथ आरपी सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और खासतौर पर इस वक्त हमारे साथ दिनेश शर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के। आज वो भी अपना पक्ष रखेंगे, बीजेपी और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आरपी सिंह जी। और इसके साथ साथ श्रीचंद सुंदरानी जी हैं हमारे साथ। सुंदरानी जी, मास्क थोड़ा नीचे कर लीजिए, जनता आपको देख भी ले। सर मैं भी देख लूं, बहुत दिन से देखा भी नहीं। अब ठीक। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल सुंदरानी जी आप ही से है। सरकार ने उस मांग को विधेयक के रूप में पास कराया जो अभिभावक लंबे वक्त से करते आ रहे थे, तो उसमें किसी तरह की कोई आपत्ति बीजेपी को? नहीं, निश्चित रूप से एक निर्णय लिया है सरकार ने, अच्छा निर्णय लिया है कि अभिभावकों को फीस तय करने का अधिकार निजी स्कूलों में। लेकिन इसमें 2-3 संदेह है। कहीं न कहीं प्राइवेट सेक्टर के जितने स्कूल है, गुणवत्ता की ध्यान में हमको रखना होगा। टीचर्स को अगर स्कूलों के पास पैसा नहीं होगा तो टीचर्स के पास वेतन देने की स्थिति क्या रहेगी, ये सब चीजों का ध्यान रखना होगा। लेकिन निश्चित रूप से मैं प्रथम दृष्टि से मुझे लगता है कि निर्णय ठीक हुआ है, लेकिन इसका क्रियान्वयन किस रूप में होता है, कहीं न कहीं ये कागजों तक सीमित न रह जाए। ठीक, सुंदरानी साहब ने मेरी थोड़ी चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने करीब करीब समर्थन दे दिया है, हालांकि कुछ चिंताएं भी रखी हैं। डिबेट खैर मुझे आगे बढ़ानी है। आरपी सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले दिनेश शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। ये कितनी बड़ी राहत है उन माता पिता के लिए जिनके बच्चे निजी स्कूल में पढ़ते हैं और जो अपनी गाढ़ी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा एजुकेशन पर खर्च करते हैं। और दिनेश जी, मैं आपसे यहां ये भी जानना चाहूंगा कि कई पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो यूं कहें कि पेट काट काट कर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो शायद गलत नहीं होगा।
बिल्कुल सही। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से भूपेश सरकार को साधुवाद देना चाहूंगा, जो कम से कम इसमें एक एक्ट बना के, एक विधेयक लाके एक शुरुआत किया गया है निजी स्कूलों की मनमानी पे रोकथाम के लिए, जिसमें कि अभिभावक वाकई पीड़ित थे। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश नहीं, पूरे देश की जनता पीड़ित है। हर जगह ये मोर्चा खोला गया है और छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन लगातार इसमें शिकायत पे शिकायत और हर जगह गुहार कर चुका है। उसके बाद आज यदि ये शुरुआत हुई है, एक विधेयक पारित हुआ है, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं लोगों के लिए, अभिभावकों के लिए बहुत ही राहत वाली बात है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमें यह देखना है कि क्या ये समितियां जो गठित होंगी, इसका तो पूर्व में भी 1-2 बार लेटर जारी हो चुका है। 2012 में साहू सर किए हैं, पिस्दा सर कर चुके हैं, अलग अलग समय पे हो चुका है शासन के स्तर पर क्या ये समितियां गठित होंगी तो उनका पारदर्शिता रहेगी? वो कौन से पालक उसमें चुनाव होंगे? ये सब की पारदर्शिता बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाले समय में क्या होगा कि स्कूल वाले अपने अनुसार डिस्काउंट देके किसी पालक को उसमें समिति में गठित करके ले लेंगे और मनमानी फीस अपने अनुसार चला लेंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज हमारी राय यह है कि उन जो सदस्य बनेंगे समितियों के, तीनों स्तर पे जो समिति बनेंगी, उनके लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। यदि वो गलत सलाह देते हैं और गलत चीज पारित करवाते हैं तो उस चीज में भी उनके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें जो पालक समिति होगी उसके लिए हम आपसे, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक ही मांग करना चाहेंगे कि एक तो सबसे पहले बात, ये जो विधेयक को कड़ाई से पालन किया जाए। हमें सिर्फ ये कागजों तक ना सीमित हो जाए, जैसे कि भैया अभी बोल रहे थे, और बात सही भी है, क्योंकि हम लोग जब भी शिकायत किए हैं डीओ पे स्तर पे या कलेक्टर स्तर पे या अधिक मंत्री स्तर पे, आज तक वो कागजों तक ही शिकायत सीमित है। किसी भी स्कूल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ लिपापोती करके उसको रख दिया जाता है। जमीनी स्तर पे नतीजे दिखाई दें, कागजों तक चीजें सीमित ना रह जाएं। जो दिनेश जी चिंता जता रहे हैं, श्रीचंद सुंदरानी जी भी वही चिंता जता चुके हैं, हालांकि समर्थन भी कर रहे हैं। तो आरपी सिंह जी, खुश तो बहुत होंगे आज आप, पालक आपसे खुश, विपक्ष भी खुश। विपक्ष कह रहा है कि बात तो ठीक है, बाकी इफ एंड बट तो लगा ही रहता है। देखिए, सबसे पहले तो श्रीचंद भाई को शहर का अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भाई साहब। हाँ, ये सवालों के चक्कर में मैं भी बधाई देना भूल गया, वरना सुंदरानी जी ऐसा हो ही नहीं सकता। नई जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत बधाई जी। आप जहां तक शर्मा जी की जहां तक बात मैंने सुनी, शर्मा जी की बातों के पीछे 2 बात हैं। पहली बात तो उनका पुराना अनुभव, जो 15 साल का कुशासन इस राज्य में रहा, जिसको उन्होंने कहा कि बार बार हम आवेदन देते थे, फिर चिट्ठी जारी हो जाती थी, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो शर्मा जी, ये पुरानी सरकार नहीं है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, आपने या किसी पालक ने किसी अधिकारी या मंत्री को ज्ञापन नहीं सौंपा है। ये कानून है, ये विधेयक है जो विधानसभा में पारित हो चुका है। तो अब दुनिया की कोई ताकत निजी स्कूलों को यह अधिकार कभी नहीं देगी कि वो आपके जेब में या हमारे जेब में हाथ डालकर मनमाना पैसा निकाल सके। हम भी यहीं रहते हैं, इसी शहर में रहते हैं, हमारी बच्ची भी स्कूल में पढ़ती है। अभी आपने देखा होगा, ये कोरोना काल में आसिफ भाई जी, हमारी सरकार ने आदेश निकाल दिया था कि जो समय स्कूल बंद है आप उसका पैसा नहीं लेंगे। निजी स्कूलों ने यहाँ पर हाई कोर्ट चले गए, जाके याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई अपने स्टाफ को सैलरी देना पड़ता है आपको, तो आप सिर्फ शिक्षण शुल्क लेंगे। लेकिन बावजूद इसके चूंकि कानून नहीं था, मैं बड़ी साफगोई से कहना चाहता हूं कि बहुत सारे स्कूलों ने बदमाशी शुरू कर दी, उसमें ट्यूशन फीस बढ़ा दी और करीब करीब अपनी मूल फीस के बराबर ले आए। मैं बता रहा हूं ना आपको, बहुत सारी चीजें उड़ गई हैं। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ के कुछ अभिभावक आके मुझसे मिले, उन्होंने बताया कि समस्याएं हैं। मेरे तत्काल यहाँ के संचालक स्कूली शिक्षा जितेंद्र शुक्ला जी से बात की और उन्होंने फटकार लगाई। उसके बाद स्कूल रास्ते पर आए। तो ये जो हर साल का एक तमाशा होता था, जैसे स्कूल खुलते थे हर साल का संघर्ष होता था, स्कूलों का संघर्ष और अपने पालकों का संघर्ष। मजेदार बात यह है कि 15 साल ये संघर्ष होता रहा और सरकार जो है रमन सिंह की कान में तेल डालकर सोई रही। हम अपना जब जन घोषणा पत्र बना रहे थे आसिफ भाई, तो हम लोगों के बीच में गए और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 36 जो मुख्य बिंदु हमारे जन घोषणा पत्र में शामिल थे, उसमें से इसको मिला के हमने 24 वादे पूरे कर दिए। 1 महीना पहले शिक्षा कर्मियों का नियमितीकरण, उसके बाद ये फीस नियामक आयोग। जिस रफ्तार से आरपी सिंह साहब जा रहे हैं, आप अगले 6-7 महीने में कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे सर? फिर खाली रह जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। मैं लौट रहा हूं आपके पास आरपी सिंह साहब। और एक बात ये तय हो गई कि सुंदरानी साहब भले ही आरपी सिंह साहब को बख्श दें, छोड़ दें, आरपी सिंह साहब नहीं छोड़ेंगे। सुंदरानी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा एक सवाल। देखिए, बहुत बड़ी एक ये चिंता पेरेंट्स को रहती थी कि एक बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है और फाइनल एग्जाम देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद फिर उसी स्कूल में नई क्लास में फिर से एडमिशन फीस
और उसके बाद जो फीस में हाइक हो रहा है वो तो है ही, जो अब तक बेलगाम था। ये चिंता का विषय है। जाहिर तौर पर देखिए, राजनेताओं से अलग हट जाए तो आप भी पेरेंट्स की भूमिका में रहे हैं, आरपी सिंह जी भी पेरेंट्स की भूमिका में है, दिनेश जी भी हैं, आज भी है। और जी, मैं दिनेश जी के लगातार आंदोलन में शामिल होता आया हूँ, लगातार। दिनेश जी जब भी मुझे बुलाते रहे, अभी पिछले दिनों भी मैं इस मुद्दे पे उनके साथ गया हूँ। निश्चित रूप से शिक्षा का जो व्यवसायीकरण साहब, दिनेश जी ये तो कह रहे हैं कि जब वो आपकी सरकार में अधिकारियों को चिट्ठियां देते फिरते थे तब आप उनके साथ में नहीं थे। नहीं, निश्चित रूप से था। अगर ये तो दिनेश भाई बता सकते हैं मैं था कि नहीं था। आप आसिफ भाई पर अधिकारियों पे कंट्रोल। दिनेश जी एक मिनट, दिनेश जी आता हूं मैं। जी सुंदरानी साहब, तो लगातार हम साथ में रहे हैं और हमारा शासन में भी ऐसा नहीं कि हर चीज की सुनवाई हुई है। निश्चित रूप से हम लोग साथ में खड़े रहे, संघर्ष में साथ में खड़े रहे, आगे भी खड़े रहेंगे। नियंत्रण होना चाहिए। अभिभावकों की जो कमेटी बने वो भी निश्चित रूप से अभिभावक ही हो। ये योजना कागज पे न रह जाए। जिस उद्देश्य को लेकर ये सरकार ने योजना बनाई है उस योजना में सरकार सफल हो, शिक्षा का व्यवसायीकरण न हो, महंगी शिक्षा लोगों को न मिले, प्राइवेट सेक्टर में बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग आगे आवे, पढ़ाएं, ये सारी सुविधा उनको मिलनी चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से बहुत ज्यादा फीस है आज की तारीख में प्राइवेट। बिल्कुल नहीं, देखिए आपने आम आदमी की जो मन की बात है सुंदरानी साहब, आखिरी इन शब्दों में आपने वही कहा कि बहुत ज्यादा फीस है निजी स्कूलों की। उस पर भी हम जरूर सवाल लूंगा। आरपी सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम सिर्फ एक पक्ष पर बात नहीं कर सकते। हमको हमारा जमीर, हमारी नैतिकता, शुचिता इजाजत नहीं देती कि हम सिर्फ एक पक्ष की बात करें। अब जब स्कूलों के बारे में बात आती है तो स्कूलों का पक्ष भी हम जरूर रखेंगे। और मेरा सवाल आपसे यह है, आरपी सिंह जी, कैसे तय करेंगे कि जो समितियां पेरेंट्स की बन रही हैं वो बिल्कुल मिनिमम इतना ना कर दें कि स्कूलों को चलाना भारी पड़ जाए कोरोना काल में, जहां टीचर्स को देने के लिए वाकई अब स्कूलों के पास फंड कम बचा हुआ है। 6-7 महीने हो गए साहब। देखिए आसिफ, चिंता जो है एकदम जायज अपनी जगह, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इतना बड़ा देश और इतने बड़े देश में सिर्फ 2 राज्य, एक पंजाब में सिस्टम लागू, दूसरा राज्य हम, तो बाकी राज्य में जो लोग रहते हैं कि सरकार उनकी चिंता नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात जो शर्मा जी ने कही कि ऐसा ना हो कि सेटिंग करके मैनेजमेंट के लोग अपने लोगों को ले लें। तो जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है तो हर जगह सेटिंग जमाना मुश्किल होता है। तो पहले साला स्तर पर आप जमाइए सेटिंग, फिर जिला स्तर पर सेटिंग जमाइए, फिर अपना आके प्रदेश स्तर पर सेटिंग जमाइए। ये लगभग संभव है ही नहीं। ये मान के चलिए कि जो कुछ होगा वो पालक भी जानता है कि कितनी फीस देने से स्कूल अच्छा चलेगा, कितनी फीस देने से इस स्कूल के शिक्षा की क्वालिटी में गिरावट नहीं आएगी। तो जब दोनों बैठ कर एक टेबल पर बात करेंगे, म्यूचुअल बात होगी, दोनों पक्ष रहेंगे, तीसरा पक्ष भी रहेगा शासन का, उसके बाद जो रास्ता निकलेगा यकीन मानिए वो सबकी बेहतरी के लिए होगा। और पालक, अभिभावक के अलावा स्कूल और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का जो भविष्य बहुत सुनहरा होगा। हमारी सरकार के केंद्र बिंदु में आसिफ भाई आम नागरिक है। आप देखिए, हमारी सरकार आने के बाद हमने 40 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल शुरू करने का प्रयास शुरू कर दिए हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जिन विद्यालयों में 500 सीट है वहां पर 3-3 हजार आवेदन आ रहे हैं। मकसद हमारा बड़ा स्पष्ट है कि जो लोअर इनकम ग्रुप का है लोग हैं जो अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल नहीं पढ़ा सकते हैं, उनको शासन पढ़ाएगा, फ्री में पढ़ाएगा। नहीं ठीक है। और उसमें एक बहुत बड़ा भ्रम हाल ही में टूटा है, जो 10वीं 12वीं के रिजल्ट आए उसमें आप देखिए शासकीय स्कूलों का क्या रिजल्ट रहा है। लेकिन इसी पर एक सवाल मेरा दिनेश जी से आपसे जरूर है। दिनेश जी, क्या आपको लगता है कि इस स्थिति के लिए पेरेंट्स भी बहुत बड़े जिम्मेदार खुद अपने हाथों हैं? सरकार अच्छे टीचर्स, क्वालिफाइड टीचर्स को भर्ती करती है, लेकिन सरकारी स्कूलों में एक इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं जरूर समझता हूं कि बिल्डिंग, सुविधाएं, उनकी दिक्कत आती है। उसके अलावा हम अपने बच्चे को उसी कक्षा में 1300 रुपए की फीस में पढ़वा सकते हैं और एक स्कूल में हम महीने की 13,000 रुपए की भी फीस देते हैं। और फिर हम स्कूलों पर ही एक कंपटीशन डाल देते हैं, चाहे अनचाहे, कि आप भी अच्छा पढ़ाइए। नतीजा, दूसरी क्लास के बच्चे को 5वीं क्लास का सिलेबस पढ़वाया जा रहा है, 5वीं क्लास के बच्चे को 8वीं क्लास का सिलेबस पढ़वाया जा रहा है। और एक मांग जो बहुत पुराने वक्त से चली आ रही है पेरेंट्स की, उस पर अभी वक्त होना बाकी है कि पूरे देश में एक ही करिकुलम होना चाहिए। एनसीईआरटी की किताब से पढ़वा दीजिए, कोई बात नहीं। दिनेश जी सुन नहीं पा रहे क्या? हेलो,
जी हाँ, आखिरी लाइन आपकी नहीं आई। दिनेश जी, जितना आपने सुना उसका जवाब दे दीजिए, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। जी, इसमें बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि सरकार और पालक दोनों निजी स्कूलों की मनमानी के लिए जिम्मेदार तो हैं। इस बात को तो मैं भी स्वीकार करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि जितनी सरकार ने यदि कड़ाई नहीं की है, या सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अन्य कामों में लगा दिए, जैसे कि आपका देखते हैं चुनाव में लगा देते हैं, अलग अलग ड्यूटी, सरकारी स्कूलों में प्रबंधन कोई कड़ाई पे नहीं है, और वहां की जो असुविधाएं हो रही है और वहां की शिक्षा प्रणाली इतनी नीचे स्तर पे गिरते जा रही है कि लोग अभिभावक मजबूरी पे प्राइवेट स्कूल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में थोड़ी शिक्षा प्रणाली पे कड़ाई या ध्यान दिया जाता है। परंतु इसमें आज के जो दिनेश जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस स्कूल की 15,000 रुपए महीना फीस है, अगर वहां को पेरेंट्स अपने बच्चे ना भेजें या कम भेजें तो स्कूल को ऑटोमेटिकली फीस नीचे करनी पड़ेगी, उसको नीचे आना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये है कि हम ये सोचते हैं, आज भी हमारे मन में यही एक भाव है पेरेंट्स के मन में, कि जिस स्कूल की जितनी ज्यादा फीस, इसका मतलब वहां से बच्चा निकलेगा और कलेक्टर बनेगा सीधा। जी, ये आसिफ भाई बहुत सही बात कही। नहीं, ये भाव तो पूरे अभिभावकों में नहीं है, परंतु मध्यम वर्गीय परिवार कुछ तो हट के ऊपर जाके काम करना चाहता ही है। ये हर माँ बाप की आशा होती है कि मेरा बच्चा भी बड़े लोगों के, अच्छे लोगों के साथ में पढ़ सके, इसलिए मध्यम वर्गीय परिवार अपने क्षमता से अधिक लागत वाले स्कूलों में पढ़ाने की कोशिश करता है अपने बच्चों को। ये हर किसी की एक इच्छा होती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। नहीं, गलत बात तो नहीं है, लेकिन साहब हम जाने अनजाने थोड़ा सा दिक्कत अपने लिए खुद बढ़ा देते हैं। दिनेश जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। सुंदरानी साहब, आपने चूंकि मेरी बात का समर्थन किया, आपसे एक सवाल, उसके बाद आरपी सिंह जी मैं आपके पास आता हूं। सुंदरानी साहब, समस्या ये मध्यम वर्गीय परिवार तक सीमित नहीं है चीजें। एक रिक्शा जो चलाता है वो 2 घंटा भूखे पेट और रिक्शा चलाएगा ताकि बच्चा 1,000 रुपए फीस वाले स्कूल से 2,000 रुपए स्कूल वाले फीस में पढ़ सके। बिल्कुल आसिफ भाई, लोगों की यह मान्यता है कि हम नहीं पढ़ पाए, हमारे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, वो कर्ज लेकर भी, बोझ सहकर भी अपने बच्चों को महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाना चाहता है। और हर बार आसिफ भाई ये महसूस करता है कि जितनी ज्यादा फीस है, जितना बड़ा स्कूल है, जितना बड़ा ब्रांड है, उतनी बड़ी शिक्षा है। लेकिन मैं इससे खुद इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि मैंने देखा जितने भी बड़े लोग बने हैं, चाहे कलाम साहब से बात करें या और नीचे सारे नेताओं की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो सरकारी स्कूलों से पढ़ के निकले, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करके आगे बढ़े। तो ये धारणा भी बदलनी चाहिए अपने को। नहीं, उसमें भी उसमें आरपी सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक इस सियासत और इस सबसे अलग एक सवाल, इसमें भी जो धारणा है वो ये कि सुंदरानी साहब जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, जैसे कलाम साहब, हो सकता है कि सुंदरानी साहब आपके लिए, मेरे लिए ये सफलता की एक मिसाल हो। बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं कि किनका बेटा अगर अमेरिका में पढ़ के मैनेजमेंट करके वहां 3-4 लाख की नौकरी कर ले, तो कुछ लोगों के मायने सफलता की वही है और वो प्राइवेट स्कूल से पढ़े होते हैं। देखिए आसिफ भाई, जहां तक मेरी जानकारी है, इस राज्य सरकार में जितने लोग IAS और IPS के रूप में सेवा प्रदान कर रहे हैं और यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, मैं नहीं समझता उसमें से एक भी आदमी ऐसा है जो रायपुर के ब्रांडेड स्कूल से पढ़ के निकला हो और IAS IPS बना। जो भी IAS IPS बने हैं वो सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले हैं, सेंट्रल स्कूल से पढ़ के निकले हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मध्यम वर्गीय और गरीब के सामने तो मरना होता है कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जिस तरह हम महंगा फोन रखते हैं, उसी प्रकार से अपने बच्चे को महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं ताकि उसकी ब्रांडिंग बनी रहे, उनकी छवि बड़ी बनी रही कि इनका बच्चा जो है बड़े महंगे स्कूल में पढ़ता है। मेरा कहना आपसे यह है कि अगर बच्चा सरकारी स्कूल में जाकर स्कूल में अच्छे गुरुजी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करे या ब्रांडेड स्कूल में जाकर घोड़ा चलाना सीखे, उसके लिए क्या फायदेमंद है। तो ये अपनी अपनी जिंदगी है, अपनी अपनी चॉइस है, जिसे जो अच्छा लगे करे। कुछ विषय निजी भी हैं, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन इतना जरूर है कि वाकई ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूलों से कोई कामयाब नहीं हुआ, जरूर कामयाब हुए हैं। और ऐसा भी नहीं कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन दरअसल जैसा आरपी सिंह जी ने कहा कि जितना नया फोन और जितना महंगा फोन, ये आपका स्टेटस सिंबल है। ये एक शब्द है स्टेटस सिंबल, ये आजकल हमारे साथ जुड़ गया है कि देखिए हमारा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है और स्कूलों को भी इस बहाने फीस बढ़ाने का मौका मिल गया कि सबसे महंगा स्कूल रायपुर का हम ही है। तो अगर आपको अपने आप को VIP दिखाना है तो आप डोनेशन दीजिए, अपना बच्चा हमारे यहां रखिए, और फिर मध्यम वर्गीय परिवार के आउट ऑफ सिलेबस वो चीजें हो जाती है। नतीजा फिर वो कर्ज लेता है और फिर परेशान रहता है। बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम जल्दी इतना समेट नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की। सुंदरानी साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारे जुड़ने के लिए। आरपी सिंह साहब, बहुत धन्यवाद आपका। दिनेश जी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे